तो हमारा सेकेंड चैप्टर क्या था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सेकेंड चैप्टर है हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें इसके हम फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। मतलब ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो हमारा चैप्टर आएगा, एनालिसिस मीन्स टाइट्रेशन होता है, दोनों होता है इसका, उसको एनालिसिस भी बोलते हैं, उसको टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो टाइट्रेशन के अंदर ये 4-5 टाइप के हम लोग टाइट्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में एक और आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस या ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इसके ज़्यादा ये डीप में नहीं है, इसके प्रिंसिपल और मेथड लिख करके इसको भी ख़त्म करना है। सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि इसका जो वर्ड है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको हम बाद में समझेंगे, इससे पहले थोड़ा हम बेसिक से टर्मिनोलॉजी और उसके डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले आप इसको समझो, एक ये apparatus दिख रहा होगा आपको, इस apparatus में सबसे ऊपर क्या है, ये एक ब्यूरेट है, ये ग्लास की ट्यूब होता है और नीचे कोनिकल फ्लास्क लगा है। इसमें क्या फिर जो हम लोगों ने सेम एज इट इज़ आपको याद रखना है, जब हम लोग लिमिट टेस्ट पढ़ रहे थे तो लिमिट टेस्ट में हमारे पास में 2 सोल्यूशन होते थे, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता था, दूसरा टेस्ट सोल्यूशन होता था। यहाँ पर भी हमारा 2 सोल्यूशन है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, टेस्ट सोल्यूशन या सैंपल सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जो आपको कॉन्सेंट्रेशन था वो आपको पता था, इस केस में भी आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता रहेगा और टेस्ट वाले का अननोन रहेगा। फिर क्या होता है कि इसमें जो ये इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन फिल किए गए हैं, इनको हम टाइट्रेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम टाइट्रेंट बोलेंगे और जो हमारा टेस्ट सैंपल रहेगा उसको हम लोग टाइट्रेंट बोलेंगे। याद करने के लिए आप कैसा याद रखोगे, टाइट्रेंट में क्या आता है, टी आता है, और टी मीन्स ये लास्ट में टी है, तो इसको ये अगर apparatus को आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ऊपर के साइड में, एबव के साइड में, मतलब टॉप साइड में है, टिप पे, ठीक है। एंड ये डाउनवर्ड है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क क्या है, ये डाउनवर्ड है, तो इसमें ये डी वर्ड आ रहा है। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद होता तो ब्यूरेट, ब्यूरेट में क्या आ रहा है, टी, तो टी वाले में आप ऐसे टी याद रखो कि ब्यूरेट में टाइट्रेंट फिल होगा। दूसरा तरीका ये है कि ब्यूरेट जो है, ब्यूरेट में टाइट्रेंट, और टाइट्रेंट ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड या नॉन सोल्यूशन है। अब ये सारी चीज़ें हमने बताई, इसमें क्या किया जाता है, एक इंडिकेटर भी फिल किया जाता है, जो हमारा टेस्ट सैंपल रहेगा ये इंडिकेटर रहता है, ठीक है। इसके अंदर इंडिकेटर भी 1-2 ड्रॉप हम ऐड कर देते हैं। देन क्या होता है कि अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम करते क्या है, पता लगाते हैं, किस चीज़ का पता लगाते हैं, वॉल्यूम का पता लगाते हैं। तो अब किस टाइप का वॉल्यूम होगा, ये जो हमारा प्रोसीजर होता है, ये जो हमारा apparatus होता है, इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमने फिल किया, हमने टेस्ट सोल्यूशन फिल किया, उसके बाद में जैसे ही टेस्ट सोल्यूशन हमने फिल किया होगा, 1-2 ड्रॉप हमने इंडिकेटर ऐड करके रखा होगा ऑलरेडी। देन क्या होता है कि हम इसमें ड्रॉप वाइज, एक ड्रॉप वाइज क्या करते हैं, ये हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो टेस्ट सोल्यूशन में हम ड्रॉप वाइज मर्ज करते हैं, एक डॉप इसके अंदर आता रहता है। और क्या करते हैं, तो फिर हम करते क्या है, इस तरीके से एक टाइम के बाद में जैसे ही ये सपोज यहाँ पे अगर 100 ml है, अगर मान लो इसमें 100 ml हमने सोल्यूशन ले रखा है, टेस्ट सोल्यूशन, तो इसके लिए ये कितना ml रिक्वायर हुआ, ये स्टैंडर्ड आपके पास में टेस्ट सोल्यूशन कितना है, 100 ml सपोज मान लो, और आपको ये 100 ml सोल्यूशन से रिएक्शन करवाना है इसको, तो क्या स्टैंडर्ड सोल्यूशन कितना चाहिए कि ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। और जैसे ही कंप्लीट रिएक्शन होती है तो इंडिकेटर उसमें प्रेजेंट रहता है, तो इंडिकेटर की वजह से इसके कलर में चेंजिंग आती है। तो कलर जैसे किस पॉइंट पे कलर चेंज होता है, जैसे ही कलर का उसका सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है तो क्या होता है, ये स्टॉपर की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। स्टॉप हो जाता है, जैसे हमारा हमने स्टॉप किया, तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, मेज़र करते हैं, इसकी क्वांटिटी, इसका वॉल्यूम कि ये कितना, सपोज इनिशियल में यहाँ पे रखा होगा, इनिशियल के टाइम पे यहाँ पे था, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो यहाँ पे पहुँचा। तो ये सोल्यूशन को कंप्लीट रिएक्शन देने के लिए कितना वॉल्यूम, कितनी क्वांटिटी में स्टैंडर्ड सोल्यूशन रिक्वायर हुआ,
इसी को देखो, तो यही इसमें हम मेज़र करेंगे टाइट्रेशन के अंदर कि हमने वॉल्यूम मेज़र किया, कितना वॉल्यूम रिक्वायर हुआ इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। और ये क्या है, एक क्वांटिटी है। वॉल्यूम मतलब 2 ml, 10 ml, 20 ml, कितना, एक क्वांटिटी है। तो इस तरीके से अगर हमको इसका डेफिनेशन फाइंड आउट करना लिखना हो तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का डेफिनेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दैट रिएक्ट क्वांटिटेटिवली एंड कंप्लीटली विद द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड। उस सॉल्यूशन से रिएक्शन करेगा जिसकी क्वांटिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे टाइट्रेशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना, इसका टाइट्रेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। और ये क्वांटिटी में है, हमने क्या लिया इसको वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम में, और ये क्वांटिटी में था। यही आपने अभी इसमें डेफिनेशन में देखा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, एक वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, कितना स्टैंडर्ड सोल्यूशन चाहिए हमको, दैट रिएक्ट विद क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी में कितना सोल्यूशन चाहिए आपको, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसी चीज़ को एक और नेम से जानते हैं, एक नेम मैंने नहीं बताया, इसको एनालाइट भी बोलते हैं। जो टाइट्रेंट है ना, इसको एनालाइट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं वर्ड एनालाइट आता है तो याद रखना कि उसी चीज़ को बोल रहा है, ठीक है। एक दूसरा डेफिनेशन आप देख लो, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सेकेंड सब्सटेंस दैट कोलिसेस, कोलिसेस मीन्स होता है रिएक्ट करना, मर्ज होना, दैट मर्ज विद द फर्स्ट इन नॉन प्रोपोर्शन इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सेकेंड सब्सटेंस आपका क्या है, ये सेकेंड सब्सटेंस है, ठीक है। एनालाइट आपका या टाइट्रेंट सेकंड सब्सटेंस इसके अंदर आपने फिल किया। उसके बाद में इसमें क्या था, आपने फर्स्ट सब्सटेंस फिल किया। तो फर्स्ट की हेल्प से सेकंड का कॉन्सेंट्रेशन पता करना, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। या आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, टाइट्रेंट की हेल्प से टाइट्रेंट का बारे में पता लगाना, इसको आप टाइट्रेशन कह सकते हो। इस तरीके से आपने डेफिनेशन देख लिया, ठीक है। इसका कुछ टर्मिनोलॉजी मैंने बताया था, कुछ इसमें बेसिक से टर्म है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। टाइट्रेट या इसी को टाइट्रेंट या इसी को एनालाइट कहोगे। क्या है टाइट्रेट या टाइट्रेंट या एनालाइट, द सब्सटेंस टू बी डिटरमाइंड, जिस सब्सटेंस का आपको पता करना है वो आपका टाइट्रेट होगा। टाइट्रेंट क्या होगा, टाइट्रेंट द सब्सटेंस ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका आपको पता है, जो आपने ब्यूरेट के अंदर फिल किया है वो टाइट्रेंट है। टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन मीन्स, इसको मैंने एग्जांपल दिया था कि पता लगाना, किसी भी चीज़ का पता लगाना। तो ये दो टाइट्रेट और टाइट्रेंट का रिएक्शन होता है तो आपको पता चल जाता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम आपने पता लगाया, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल लेकर के रखा था। दूसरा एग्जांपल आप और समझ लो, उस दिन भी हमने एक एग्जांपल लिया था, आज फिर से एक एग्जांपल समझ लो। मान लो आपने ग्रोसरी पे गए, आपने सब्जी वाले के पास में गए, आपने कोई चीज़ खरीदा, ठीक है। एक साइड में उसने क्या रख दिया, 2 kg का बाट रख दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा, आपको क्या क्या आपको वे करना है, बैलेंसिंग आर्म में लगा हुआ है, तो आप इधर कितना रखते जाओगे आपको इधर भी पता नहीं है। आफ्टर सम टाइम आपने आफ्टर सम यहाँ पे पीसेस रख दिया, सम पार्ट्स रख दिया यहाँ पे, तो आपको पता चला कि भाई ये 2 kg हो गया। तो आपने क्या देखा, इधर यहाँ पे एक नोन था, आपको ये नोन है, नोन से आपने अननोन की तरफ, अननोन को फाइंड आउट किया, मतलब 2 kg है तो अब कितना इसमें आपने रखा कि ये 2 kg हो गया। तो एक आपको नोन है, आपको एक स्टैंडर्ड है, दूसरा क्या है, आपको सैंपल है। तो सैंपल आप कितना रखते जाओगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। इस तरीके से आपको इसका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। लास्ट में एक पॉइंट और आता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। मतलब वो लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट हमें पता चल जाता है किसकी हेल्प से, इंडिकेटर की वजह से। अब यहाँ पे पॉइंट एक मार्क्स में ये भी बन सकता है एंड पॉइंट क्या है। तो एंड पॉइंट को इस तरीके से इसको समझो। एंड पॉइंट क्या था, आपने क्या किया, ड्रॉप वाइज के अंदर फिल करते जा रहे थे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक मोमेंट ऐसा आएगा कि लास्ट आपने एक ड्रॉप ऐड किया और ये रिएक्शन हो गई कंप्लीट, इसका हो गया कलर चेंज। तो वो लास्ट पॉइंट, लास्ट ड्रॉप जब
कि ये रिएक्शन हो गया कंप्लीट, इसी को बोलते हैं एंड पॉइंट। अब इसके बाद में क्या होगा कि रिएक्शन इसके आगे नहीं होगा, अगर आपने ऐड किया तो वो पूरा क्या होगा, टाइट्रेशन खराब हो जाएगा। द पॉइंट एट विच द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीट हो गया, लास्ट ड्रॉप आपने ऐड किया, इज कॉल्ड एट एंड पॉइंट। ये इस तरीके से आपको, इसी को इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। इसके लिए दूसरा वर्ड और आता है इक्विवेलेंस पॉइंट। तो एकदम इजी वे में मैंने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब इसके बाद में एक एक करके हम दूसरा टॉपिक समझेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये तो आप 1 मार्क के जितना अभी मैंने बताया ये 1 मार्क में पूछा जाता है, डेफिनेशन और ये टाइट्रेट, टाइट्रेंट, टाइट्रेशन, इंडिकेटर्स, एंड पॉइंट, ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। अगर इसमें से 3 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा या लॉन्ग में पूछेगा तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को लॉन्ग में डिफाइन करने को बोलेगा। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को लॉन्ग में देखेंगे। यहाँ पे कुछ रिएक्शन वगैरह हैं, आपको अभी यहीं पे याद कर लेने हैं, आगे भी आएगा, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का आपको जो मैंने डेफिनेशन बताया है सेम एज इट इज डेफिनेशन फिर से आपको लिखना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या था, इट इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दैट रिएक्ट क्वांटिटेटिवली एंड कंप्लीटली विद द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस वो भी डिटरमाइन। यही अभी हमने डेफिनेशन में देखा। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें 5 जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे क्या दिया हुआ है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, नॉन एक्वस, यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, रेडॉक्स। तो सबके बारे में पहले 2-2 पॉइंट में ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हर एक टॉपिक को हम लोग डीप में देखेंगे। तो सबसे पहले इनको देख लो क्या होगा। एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, एक सिंपल सा देखो, व्हेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड देन टाइट्रेशन इज कॉल्ड एज एसिड बेस टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको समझो, सबसे पहले क्या कह रहा है कि मतलब इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो आपके नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि क्या होता है, जब कभी भी एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करता है, एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, वाटर बनता है, वाटर और सॉल्ट बनता है। याद रखना, एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वाटर और सॉल्ट बनता है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि उसके बाद में एक एसिड भी अपने आप में बहुत डेंजरस है, बेस भी डेंजरस है, और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो डेंजरस नहीं होंगे, वो क्या हो जाएंगे, एक वहाँ पे वाटर बन जाएगा और सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस केस में वही यहाँ पे बताने की कोशिश किया है इसने, व्हेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज इन्वॉल्व then the titration is called acid base titration। अच्छा, इससे अब कनेक्ट करते हैं, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम देखा, इस डायग्राम से एसिड बेस टाइट्रेशन को हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लो सपोज इसमें आपको फिल करना है, कोई भी चीज़ आपने फिल करना है, ठीक है। तो एक कंटेनर में जो आपका कोनिकल फ्लास्क में आप क्या रख दो, बेस रख दो, आप कोई भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपने ब्यूरेट के अंदर क्या ऐड कर दो, यहाँ पे एसिड ऐड कर दो, ठीक है। एक में एसिड आपने ऐड किया, एक में बेस ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, इस बेस के अंदर इस एसिड को धीरे धीरे मिक्स करेंगे। यहाँ पे कोई एक इंडिकेटर आ जाएगा, बाद में क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा इसके अंदर, और रिएक्शन होने के बाद में वाटर और सॉल्ट बनेगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड किसको कंसीडर किया, एसिड को कंसीडर किया। आप स्टैंडर्ड बेस को आप इसका रिवर्स कर सकते थे, आप यहाँ पे बेस ले सकते थे, आप यहाँ पे एसिड ले सकते थे, आप कुछ भी ले सकते हो भाई। किसी का भी आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता रहेगा तो आप इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। एसिड बेस टाइट्रेशन में भी यही होगा, एक में एसिड लेंगे, इसमें बताया नहीं है कि किसमें किसको लेना है, आप कौन से भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको थ्योरी लिखना रहेगा, आपके एग्जाम में आएगा तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। अभी ये जनरल सा है, आगे आएगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में ये हमने अभी समझा, तो डेफिनेशन में भी वही लिखा है। अभी सबके सारे डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि ये समरी के टाइप का क्वेश्चन है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आ गया, किसी एक को अकेले नहीं पूछा है, तो उसमें सारे टॉपिक को आपको 2-2 लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा।
रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपको याद रखना पड़ेगा पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। तो ऑक्सीडेशन और क्या होगा, रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर एक साथ दोनों होगी तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन एक कहोगे, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब रेडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे। अभी क्या होगा, आप वैसे समझ लो कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, वैसे डेफिनेशन की ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन ही बोलोगे। ऑक्सीजन को ऐड करो या हाइड्रोजन को रिमूव करो, ठीक है। ऑक्सीजन को आप ऐड करोगे किसी भी रिएक्शन में और हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, दोनों में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसका अपोजिट भी आप लिख दोगे, ऑक्सीजन का रिमूवल या हाइड्रोजन का एडिशन, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में एक रिएक्शन दी हुई है, आप रिएक्शन याद कर लो, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल में रिडॉक्स रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर वाइडली यूज्ड टू एनालाइज द वेरियस सैंपल, जिसको ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये देखो ये रिएक्शन आपने पढ़ के रखा है, मैं आप लोगों को याद दिलाता हूँ। जब हम लोग लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे तो यही रिएक्शन था वहाँ पे। द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इन द रिएक्शन इज इन्वॉल्व। इस केस में क्या होगा कि मान लो कि आपने सपोज ये आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम में कोई सोल्यूशन आपने यहाँ पे ले लिया, सपोज AgNO3 आपने ले लिया, आपने यहाँ पे AgNO3 ले लिया, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, दोनों का रिएक्शन हो जाता है। तो क्या होता था, आपने ये पढ़ के रखे, वहाँ पे ऑप्लुसेंस या टर्बिडिटी आपने वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के केस में दोनों का रिएक्शन होता था, रिएक्शन होने के बाद में ऑप्लुसेंस या टर्बिडिटी आपने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया। इस केस में कौन सा वर्ड आप यूज़ करोगे, यहाँ पे आप जो वर्ड यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे बनता है प्रिसिपिटेशन, ठीक है। प्रिसिपिटेशन वर्ड आप इस केस में यूज़ करोगे। यही सेम रिएक्शन वहाँ पे आप जाकर के देखना, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। फोर्थ नंबर का पॉइंट इसमें आता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा। तो इन दिस केस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म इन द रिएक्शन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिंग या चिलेटिंग एजेंट। इस केस में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो चिलेटिंग एजेंट वर्ड यूज़ होता है। याद रखना, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में जो वर्ड यूज़ होगा वो चिलेटिंग एजेंट यूज़ होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ये याद रखना। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट ये हम लोग यूज़ करते हैं एज ए चिलेटिंग एजेंट। ये कहाँ पे आप यूज़ करोगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। आपको एक ही जगह पे आपको याद रखना है, EDTA को पूरी केमिस्ट्री में एक ही जगह पे आएगा। कहाँ पे आएगा, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के केस में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट क्लासिफिकेशन आता है इसका नॉन एक्वस टाइट्रेशन। दिस टाइट्रेशन आर व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लो। मान लो आपने एसिड बनाया, आपने बेस बनाया, कोई भी चीज़, तो आपने कहीं ना कहीं वाटर यूज़ किया होगा। सॉल्वेंट को आपने कहीं ना कहीं आपने क्या यूज़ किया होगा, वाटर आपने यूज़ किया होगा सॉल्वेंट के फॉर्म में। एज ए सॉल्वेंट आपने वाटर वहाँ पे यूज़ किया होगा। बट ना, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर में अपना रिजल्ट शो नहीं करते हैं। कुछ सॉल्वेंट ऐसे होते हैं जो वाटर में अपना रिजल्ट शो नहीं करते, तो उनके लिए हमें अलग से सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप के टाइट्रेशन को, जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत नहीं है, किसी अदर लिक्विड की ज़रूरत है, अदर सॉल्वेंट, तो जिस ऐसे सोल्यूशन जिसमें मुझे नॉन एक्वस सोल्यूशन, ऐसे टाइट्रेशन जिसमें मुझे नॉन एक्वस लिक्विड की ज़रूरत होती है, सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, तो उनको क्या बोल देते हैं हम लोग,
नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एग्जांपल कौन सा है? वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस के केस में हम लोग वाटर नहीं यूज़ करते हैं, इसके जगह पे कुछ और ही यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये एक समरी के फॉर्म में दिया हुआ है। इस यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ये 3 मार्क्स में आएगा, तो आप इस तरीके से लिख देना, सबके बारे में 2-2 लाइन में लिख करके फिनिश किया है। फिर अलग से भी पूछता है, अलग से भी एसिड बेस टाइट्रेशन कोई भी एक आता है, ठीक है, तो हम लोग अलग से इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया है। नहीं समझेगा तो आप बार बार इसको पढ़ो, रीड करो, समझो, ठीक है।